चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग जो टॉपिक डील करेंगे सैलरी हेड्स में वो रहेगा हमारा पर्क्स, जिसको बोलते हैं परक्विजिट्स। परक्विजिट्स जिसका चार्जिंग सेक्शन रहेगा सेक्शन 70 सब सेक्शन 2 एंड रूल 3। अब पर्क्स में दो तरह के, मतलब परक्विजिट्स में हम लोग एम्प्लॉय को दो कैटेगरी में बांटते हैं। परक्विजिट्स में हम लोग एम्प्लॉय को दो कैटेगरी में बांट देते हैं। सबसे पहला कैटेगरी आता है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। दूसरा कैटेगरी आता है अनस्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ये रहे हमारे दो कैटेगरी के एम्प्लॉय, एक हो गए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और दूसरा हो गए अनस्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अब जब हम बात करते हैं परक्विजिट्स का, तो परक्विजिट्स होता क्या है? व्हाट इज परक्विजिट्स? तो परक्विजिट्स का शॉर्ट मीनिंग अगर मैं बोलूँ, उसका शॉर्ट मीनिंग बोलूँ तो बेनिफिट्स इन काइंड। कोई चीज़ बेनिफिट मतलब किसी चीज़ का फ़ायदा मिलना इन काइंड्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी को यूज़ करने के लिए कार दे दिए, लैपटॉप दे दिए, रेंट पे घर दे दिए, रहने के लिए, लेकिन उससे पैसा नहीं लिया, तो दिस आर कॉल्ड परक्विजिट्स, जो कवर्ड होता है। तो पर्क्स जो होता है वो आइदर टैक्सेबल रहेगा ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए। यहाँ पे जब हम ऑल एम्प्लॉयज़ बोलते हैं यानी कि इट विल बी टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ऑल्सो एंड अनस्पेसिफाइड एम्प्लॉय ऑल्सो। लेकिन जब हम बोलते हैं पर्क्स इज टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, उसका बात अलग होता है। ठीक है, उसका बात हम लोग अलग करेंगे। हम लोग यहाँ पे दो तरह का एंट्री पढ़ेंगे, दो तरह का बात को समझेंगे। एक पर्क्स जो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ मतलब स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ ऑल्सो एंड अनस्पेसिफाइड एम्प्लॉय ऑल्सो। नाउ सबसे पहले जानने का ज़रूरत ये है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ होते कौन हैं। हु आर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़? स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ डिफाइन है सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज 3 में, जिसमें बोला है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मस्ट इंक्लूड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के डायरेक्टर। दूसरा, एम्प्लॉय एक ऐसा एम्प्लॉय जिसके पास 20% या मोर वोटिंग पावर हो, उसको हम लोग स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोलेंगे। और जिसका सैलरी मोर देन 50,000 हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सैलरी का बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो सैलरी होगा जो ऑल टैक्सेबल मॉनेटरी पेमेंट लेगा, जितना भी टैक्सेबल मॉनेटरी पेमेंट है वो, उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 करने के बाद ये सैलरी अगर 50,000 से मोर हुआ तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। अब सैलरी निकालते कैसे? सैलरी हेड में हम लोग सब का टोटल करते हैं। मतलब अलावेंसेस, आप जो पढ़ कर आए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वो ये लीव सैलरी, लीव एनकैशमेंट, ये सब पूरा टोटल करके परक्विजिट्स एंड ऑल ऐड करके उसके बाद आता है ग्रॉस सैलरी। उस ग्रॉस सैलरी से हम लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 को डिडक्ट करते हैं। उसके बाद जो सैलरी आएगा, अगर वो सैलरी लेस देन
50,000 होता है, लेस देन 50,000 होता है, तो उसको बोला जाता है कि वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ में आता है। ठीक है, चलिए अब परक्विजिट्स के डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले परक्विजिट्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं वो याद रखना है। परक्विजिट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है पहले ये याद रखना है। सबसे पहला, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को सपोज करिए स्टोरी पे याद करते हैं तो जल्दी याद हो जाएगा। ये घर है, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया, इस घर में रहने दिया जिसमें रेंट फ्री है, मतलब पैसा नहीं लगेगा। ये पहला केस। या फिर अगर लग भी रहा है तो बहुत ही नॉमिनल, मतलब कंसेशन में इसको रहने दे रहा है। मतलब अगर मार्केट में रेंट चल रहा है 10,000 रुपया तो इसको रहने दे रहा है 2,000 रुपये में। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड परक्विजिट्स, दिस इज़ बेनिफिट, ये टैक्सेबल रहेगा। गोल्डन रूल क्या है, अगर मार्केट में 10,000 रेट चल रहा है, ठीक है, मार्केट में 10,000 रेट चल रहा है और तुमको फ्री में रहने दे रहे तो पूरा 10,000 टैक्सेबल रहेगा तुम्हारे हाथ में। लेकिन मार्केट में 10,000 चल रहा है और तुम यहाँ पे कंसेशन अमाउंट पे रह रहा है, यानी कि 2,000 पर मंथ पे रह रहा है, तो 10,000 से माइनस 2,000 कर देंगे, 8,000 टैक्सेबल रहेगा। तो परक्विजिट इज़ टैक्सेबल, परक्विजिट इज़ टैक्सेबल। पहला बात ये है, कितना टैक्सेबल करना है, कोई बेनिफिट टैक्सेबल है हम लोग के हाथ में। तो अगर रेंट फ्री में रह रहे हो तो जो अमाउंट मार्केट में चल रहा है इस पर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही है। सपोज़ कर लो इतना, ये एग्जांपल दे रहे हैं बेसिक। तो ये हुआ, ये परक्विजिट्स है। परक्विजिट में मतलब सबसे पहला रेंट फ्री एकोमोडेशन अगर हो रहा है या फिर कंसेशन पे रह रहे हो, रेंट फ्री मतलब एम्प्लॉयर के द्वारा दिया गया घर में रेंट, कंसेशनल रेंट में रह रहे हो, तो वो परक्विजिट्स के अंदर आएगा। दूसरा, अब देखो सपोज़ करो कोई भी तरह का तुमको कोई भी चीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर एक कंसेशनल रेट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक, कोई भी तरह का बेनिफिट एमिनिटी दे रहे हैं, तो वो परक्विजिट्स में आता है। ठीक है, वो परक्विजिट्स में आता है। सपोज़ करो हम तुमको रेंट दिए, ठीक है, ये रेंट दिए, ये घर दिए, इसमें तुम रेंट फ्री में रह रहे हो या फिर कंसेशन पर हो, ये परक्विजिट्स है। या फिर कुछ बेनिफिट्स दिए, बेनिफिट्स एज इफ़ क्या, तुम यहाँ रह रहे हो तो इसमें हम बोले कि तुमको कुछ इस घर को मेंटेन करने के लिए तुमको अगर मोटर कार लगेगा वो भी हम दे रहे हैं, पर्सनल जर्नी का पैसा दे रहे हैं, ठीक है, स्वीपर दे रहे हैं, वॉचमैन दे रहे हैं, और भी कोई पर्सनल अटेंडेंट, एडुकेशनल फैसिलिटी दे रहे हैं, फैसिलिटी ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, ये सब दे रहे हैं। ये सब क्या है, पर्क्स में। अब प्रोविज़न को सर्च करना, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में आपको ये दिखेगा, याद रखना, अगर रख पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय का, obligation of employee paid, obligation of employee paid या फिर reimbursed, मतलब क्या है, जो ड्यूटी एम्प्लॉय का था पेमेंट करने का, उसका पेमेंट अगर एम्प्लॉयर कर दिया है, ठीक है, एम्प्लॉयर कर दिया है, या फिर एम्प्लॉय पेड किया था उसको रिम्बर्समेंट मिल गया है, तो वो सब परक्विजिट्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल आया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल का दाम 500 रुपये है, 500 रुपये आया था, तो ये 500 रुपये अगर एम्प्लॉयर पे कर दिया, अगर ये 500 रुपये एम्प्लॉयर पे कर दिया तो 500 रुपये पेड में टैक्सेबल रहेगा, एम्प्लॉय के हाथ में फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। रिम्बर्स मतलब एम्प्लॉय पहले पे कर दिया, फिर एम्प्लॉयर बोला अरे तुम क्यों पे किए, हमको अपना बिल दे, तो बिल दिया, वो 500 रुपये इसको वापस दे दिया, रिम्बर्स। तो ये सब खर्चा परक्विजिट्स में रहेगा। ठीक है, अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट हो रहा है, लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉय का पेमेंट हो रहा है, कोई भी लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉय का पेमेंट हो रहा है तो वो भी एक परक्विजिट्स के अंदर आएगा। ईसॉप
ESOP भी एक तरह का परक्विजिट्स रहेगा, ठीक है। कोई भी तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को, तो वो सपोज़ करिए कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट दे रहा है और वो 1.5 लाख से एक्सीड कर जा रहा है, ये अमाउंट याद रखिएगा, वो 1.5 लाख से एक्सीड कर जा रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा 1.5 लाख के बाद जितना वो दे रहा है, ठीक है। 1.5 लाख के बाद वो जितना दे रहा है वो, ठीक है। 8वां, और भी कोई तरह का बेनिफिट अगर वो दे रहा है, जैसे कि लोन दे रहा है, ट्रैवलिंग दे रहा है, फ्री फूड, गिफ्ट्स, क्लब फैसिलिटी, मूवेबल गुड्स, यूज़ ऑफ मूवेबल गुड्स, ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल गुड्स, ये सब अगर वो दे रहा है तो वो सब परक्विजिट्स में आता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखना है, अगर फ़ोन बिल अगर पे किया है तो वो टैक्स फ्री रहेगा। फ़ोन बिल अगर एम्प्लॉयर पे किया है वो टैक्स फ्री है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और कुछ टैक्स फ्री परक्विजिट्स आता है। टैक्स फ्री परक्विजिट्स मतलब वो परक्विजिट्स है, बेनिफिट्स है, लेकिन वो टैक्स फ्री है फुल्ली, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी और लीव ट्रैवल कंसेशन, LTC जिसको बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग का परक्विजिट्स 3 चैप्टर में डिवाइडेड रहेगा। सबसे पहला रहेगा जिसमें हम लोग का सैलरी 3 और वीडियोस बनेंगे, इसको लेके हार्डली 2 बनेंगे। और तो क्या रहेगा, पहला हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा परक्विजिट रिलेटेड टू एम्प्लॉय टैक्सेबल फॉर बोथ एम्प्लॉय, उसके स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 जो हार्डली 15 मिनट का वीडियो रहेगा, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करके डिस्कशन को आगे बढ़ते हैं। अब परक्विजिट्स में जहाँ पे मेन दिक्कत होता है, जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ पे मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, जहाँ पे रेंट फ्री एकोमोडेशन का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन का सम्स को डील करते हैं। सबसे पहला परक्विजिट्स, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ डीलिंग करते हैं। क्या होता है ये रेंट फ्री एकोमोडेशन? इसमें अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसका रेंट फ्री एकोमोडेशन का हिसाब गवर्नमेंट रूल के हिसाब से हो जाएगा, उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है। गवर्नमेंट रूल का हिसाब जो रहेगा उस हिसाब से उसमें डील कर देंगे। लेकिन अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन अदर एम्प्लॉयज़ है, मतलब अदर देन आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो उसका क्या कंसेप्ट है। अब सपोज़ करिए वैल्यू ऑफ हाउस का क्या दाम है आपका। अब वैल्यू ऑफ हाउस 2 तरह से निकाल सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर खुद ओन कर रहा है, एक एम्प्लॉयर खुद ओन कर रहा है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, वो घर जो है जिसमें वो आपको रहने दे रहा है, आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कंसेशनल कॉस्ट में, वो एम्प्लॉयर खुद ओन कर रहा है, या फिर एम्प्लॉयर जो है वो हायर किया है, एम्प्लॉयर उसको हायर किया। ये 2 कंसेप्ट आपके समय आएगा। अब अगर वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो इसमें 3% रेट है। सबसे पहला 7.5%, दूसरा 10%, तीसरा 15%, ठीक है। ये जो परसेंटेज है ये डिपेंड करता है एरिया के पॉपुलेशन पे। 7.5% कब लगाएंगे, 10% कब लगाएंगे, 15% कब लगाएंगे, ये डिपेंड करता है एरिया के पॉपुलेशन से। 7.5% तब लगाएंगे जब इट इज़ लेस देन 10 लाख, मतलब 10 लाख से अगर पॉपुलेशन कम है तो 7.5। 10% कब लगाएंगे, जब एक्सीड्स करता है 10 लाख, ठीक है, एक्सीड्स करता है 10 लाख, ठीक है, और जाता है 25 लाख तक, तब
उसके बाद 15% कब लाएंगे, जब एक्सीड कर जाता है 25 लाख को, तो ये परसेंट निकाल देंगे, ठीक है। ये सैलरी बेसिस पर रहेगा, दिस विल बी ऑन ऑफ सैलरी, 7.5%, 10%, 15% ऑफ सैलरी। अगर आप रेंट फ्री एक घर में रह रहे हो, पैसा नहीं दे रहे हो, तो उसका कितना टैक्सेबल अमाउंट होगा, जो बेनिफिट है अगर वो एम्प्लॉयर ओन कर रहा है, तो ये 3 रेट पे बात करेंगे, 7.5%, 10% एंड 15%। अगर वो 7.5%, 10%, 15% जो है, ये डिपेंड करता है एरिया के पॉपुलेशन पे कि एरिया का पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, एरिया का पॉपुलेशन क्या है। अगर वो हायर्ड है, एम्प्लॉयर उसको हायर्ड किया है, तो इसमें 2 चीज़ का लिमिट रहता है। सबसे पहला 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी ले लीजिएगा, ठीक है, इसमें 15% ऑफ सैलरी ले लीजिएगा, या फिर एक्चुअल रेंट जितना आप पे कर रहे हो, इन दोनों में से जो लोअर रहेगा वो आपका टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इसी में आपको समझा देते हैं, अगर उसमें फर्नीचर, मतलब वो फर्निश्ड है, बहुत अच्छी तरह से फर्निश्ड है, तो फर्नीचर, तो इसमें आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अगर ये ओन बाय एम्प्लॉयर है, तो आपको इसमें 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर को ऐड करना पड़ेगा, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इस पे ऐड होगा, ठीक है। और अगर ये हायर्ड बाय एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर हायर्ड कर रहा है फर्नीचर को, तो जो एक्चुअल रेंट लग रहा है फर्नीचर पे, वो, ठीक है, जो एक्चुअल रेंट लग रहा है वो। कभी कभी हमारा घर वेल फर्निश्ड होके हम लोग को मिलता है, तो जो अच्छा खासा आपको फर्निश्ड मिला है, तो उसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, उसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, मेन चीज़ जो यहाँ आता है, आप लोग जब सम्स करोगे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, तो वहाँ पे परक्विजिट्स आप सबसे लास्ट में कैलकुलेट करना। अगर आपको सैलरी का एक फुल सम्स दिया है, तो परक्विजिट्स आपका सबसे लास्ट कैलकुलेशन पे आना चाहिए, ठीक है। उसको आप पहले करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एकदम लास्ट में परक्विजिट्स को ऐड करना, परक्विजिट्स का कैलकुलेशन करना। यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो सैलरी है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी, ठीक है, डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए हो, जो सिर्फ़ और सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए हो, डीए जो सिर्फ़ और सिर्फ रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए हो, ठीक है। बोनस भी सैलरी में ऐड होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम परक्विजिट्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे परक्विजिट्स जो है, यहाँ पे जो सैलरी है वो एक्यूरल बेसिस पे आता है। तो देखिए, बोनस ऐसे लिखा हुआ है, बोनस डिक्लेयर किया 10,000 लेकिन पेड किया 7,000, लेकिन जब आप परक्विजिट्स का सैलरी निकालिएगा, ये जो सैलरी का यहाँ बात कर रहा है, यहाँ पे आपको पेड टैक्सेबल तो 7,000 ही होगा, लेकिन परक्विजिट्स एक्यूरल बेसिस पे होता है, तो यहाँ पे बोनस आपको 10,000 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर कमीशंस, फिर अलाउंसेस का जितना भी टैक्सेबल पोर्शन है वो, ठीक है। अब मॉनेटरी पेमेंट आपको लेना पड़ेगा, और भी जितने मॉनेटरी पेमेंट्स हम लोग पढ़े, मॉनेटरी पेमेंट्स में जैसे कि आप पढ़े एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, ये सब जो है। देखिए, 2 चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे हम एक्यूरल बेसिस पे ले रहे हैं, तो एरियर ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। मॉनेटरी बेसिस पे सिर्फ़ और सिर्फ लीव सैलरी आप इंक्लूड कर सकते हो, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ लीव सैलरी ही इंक्लूड कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे पीएफ कंट्रीब्यूशन और परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 10 टू इंक्लूड मत करना।
इस सैलरी में आप पीएफ कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन और साथ साथ परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 10(2) मतलब वही टैक्स फ्री जो परक्विजिट्स है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो बेसिकली सैलरी में बेसिक सैलरी आएगा। डी है जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए बोनस, कमीशन, अलावेंसेस, मॉनिटरी में सिर्फ लीव सैलरी आएगा, एरियर्स ऑफ सैलरी और एडवांस सैलरी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सैलरी एक्यूरल बेसिस पे आता है। ये याद हो गया इतना। चलिए एक सम्स के तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत सारा एक ही सम करेंगे, उसमें बहुत सारा केस ले लेंगे ताकि आपका एक्सप्लेनेशन एक ही बार में क्लियर हो जाए। चलिए सैलरी दे देते डायरेक्ट फॉर वैल्यूएशन ऑफ हाउस, सैलरी फॉर वैल्यूएशन ऑफ हाउस 2 लाख, ठीक है। हाउस इन चेन्नई प्रोवाइडेड एज रेंट फ्री accommodation टू एम्प्लॉय। ये केस है। सैलरी वैल्यूएशन करना है, सैलरी फॉर वैल्यूएशन ऑफ हाउस जिसका सैलरी 2 लाख है और हाउस चेन्नई पे प्रोवाइडेड किया। ये सबसे पहला केस 1 जो हम दे रहे हैं, केस 1 ये है कि हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉय, हाउस जो है वो ओन्ड हो रहा है बाय एम्प्लॉय, हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉय। इसमें जो ये हाउस है ये ओन कर कौन रहा है, एम्प्लॉय डायरेक्ट ओन कर रहा है इस हाउस को। तो सबसे पहले चेन्नई में पॉपुलेशन जो रहेगा वो मोर देन 25 लाख रहना ही रहना है। तो यहाँ पे हम लोग जो रेट रहेंगे, क्योंकि हाउस ओन बाय एम्प्लॉय है और हाउस जो ओन बाय एम्प्लॉय है उसका रेट हम लोग अभी जस्ट पढ़ कर आए, उसका रेट हम लोग पढ़े कि 15% एक्सीज 25 ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये हाउस ओन बाय एम्प्लॉय 15% लेंगे, तो 15% ऑफ 2 लाख, ठीक है। सैलरी इतना है, हाउस रहने के लिए फ्री में दे दिया उसको, तो कैलकुलेट कितना करेंगे उसको, कितना का बेनिफिट हो रहा है, 15% ऑफ 2 लाख तो आता है 30,000। तो इतना का उसको बेनिफिट हो रहा है, ये 30,000 टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। ये 30,000 टैक्सेबल रहेगा। अब इसी केस को बदल दीजिए, केस 2 ले लीजिए। केस 2 में हम बोल दे रहे हैं कि आपका हाउस जो है वो हाउस हायर्ड हुआ है, और 2,000 पर मंथ में हायर किया है, 2,000 पर मंथ रुपए में हायर्ड है वो। तो इसमें हायर्ड का 2 केस होता था, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज़ लोअर। इससे हम लोगों को टैक्सेबल अमाउंट पता चल जाएगा। तो इसमें केस 2 में 15% ऑफ सैलरी यानी कि 15% ऑफ 2 लाख इक्वल टू 30,000 या फिर एक्चुअल रेंट कितना पे कर रहे हैं हम लोग, 2,000 पर मंथ। तो 2,000 इंटू 12 24,000। इन दोनों का बेनिफिट निकल गया लोअर मतलब 24,000 टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा, अगर एम्प्लॉय इसमें कुछ पे कर रहा है तो वो बाद में माइनस कर दीजिएगा, लेकिन एम्प्लॉय इसमें कुछ पे नहीं कर रहा है रेंट पे तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा उसके। केस 3, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फर्नीचर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हाउस ओन्ड है और फर्नीचर कॉस्ट ₹1 लाख। फर्नीचर बहुत अच्छा खासा है जिसका कॉस्ट ₹1 लाख है, वो भी प्रोवाइड किया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15% ऑफ 2 लाख तो आप किए 30,000, और ये फर्नीचर हाउस ओन्ड है तो आपको 10% ऑफ फर्नीचर का कॉस्ट लेना पड़ेगा, प्लस 10% ऑफ फर्नीचर का कॉस्ट दैट इज़ 1 लाख, 10,000। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा आपका, 40,000। टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा आपका, 40,000। क्लियर हुआ। ये बेसिक कंसेप्ट हम आपको क्लियर करवा दिए।
रेंट फ्री एकोमोडेशन परक्विजिट बेसिकली है क्या? परक्विजिट का सिंपल सा मतलब है कि आपको एम्प्लॉयर बेनिफिट जो दे रहा है वो कैश में नहीं दे के काइंड्स पे दे रहा है, तो वो काइंड्स भी टैक्सेबल रहेगा। कितना अमाउंट तक टैक्सेबल रहेगा वो हम लोग निकाल रहे हैं। तो हम लोग रेंट फ्री एकोमोडेशन पढ़ रहे थे। हम लोग यहाँ सीखे कि एक घर दिया था रहने के लिए एम्प्लॉय को, जो चेन्नई में है। सैलरी एम्प्लॉय का है 2 लाख, तो सीधा हिसाब अपने को रेट दिया हुआ था कि पॉपुलेशन के हिसाब से उसको फिक्स कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि रेट दिया हुआ नहीं रहता है, तो जैसे सिटी दे दिया, कभी भोपाल दे दिया, गुड़गांव दे दिया, आपको रेट नहीं पता, तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो बच्चे कर रहे हैं वो लोग नोट दे के कर दें कि हम समझे है कि उसका पॉपुलेशन लेस देन 25 लाख है, तो हम इस परसेंटेज पे लिए लास्ट में नोट्स दे दें। और MCQ वाले लोग का जो रहता है वो ऐसा क्वेश्चन लगभग पूछेंगे नहीं, वहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग दे देंगे कि किसका पॉपुलेशन है वो लोगों का। चलिए, ये क्लियर हुआ। अब एक अच्छा सम्स कर लेते हैं जिससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार में। चलिए, ए लिमिटेड प्रोवाइडेड हाउस टू एम्प्लॉय, हाउस दे रहा है एम्प्लॉय को @2000 पर मंथ। ठीक है, फॉर विच ए लिमिटेड पेड 7,000 पर मंथ। फर्नीचर भी है, वेल इक्विप्ड है, फर्निश्ड है। फर्नीचर कॉस्ट रुपीज़ 2.40 lakhs, 2,40,000। ठीक है, विच इज़ प्रोवाइडेड फॉर 6 month। सैलरी जो है वो है 5 लाख। ठीक है, सैलरी 5 लाख है, यहाँ पे सैलरी 5 लाख है। ठीक है, चलिए करिए, ये सम करिए। मैं आपको 2 मिनट दे रहा, ये करिए। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इजी है, हार्ड नहीं है, कुछ चीज़ समझने का है। वो ये है, ए लिमिटेड प्रोवाइडेड हाउस टू एम्प्लॉय @2000 पर मंथ। तो यहाँ पे हाउस टू एम्प्लॉय मतलब
ए लिमिटेड कंपनी रेंट पे हायर किया हाउस जो एम्प्लॉय को दे रहा है, जिसके लिए एम्प्लॉय पेमेंट कर रहा है 2000 पर मंथ, ठीक है, और साथ साथ जिसके लिए ए लिमिटेड पे कर रहा है 7000 पर मंथ। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर भी दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर भी दिया हुआ है। तो ये हायर्ड बाय एम्प्लॉय है। हायर्ड बाय एम्प्लॉय में दो लिमिट्स आते हैं, एक्चुअल रेंट 15% ऑफ सैलरी, तो 5 लाख का 15% आई गेस 75,000 होता है। दूसरा एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट कितना है। बहुत लोग क्या करेंगे, एक्चुअल रेंट को आपके पास 3 लिमिट रख देंगे, एक 7000, कोई लोग इसको 9000 लेगा कि 2000 एम्प्लॉय दे रहा है। ये देखिए कंपनी पे कर रहा है 7000 रुपया, ठीक है, हायर किया है 7000 रुपये में, कंपनी हायर किया है 7000 रुपया में, जिसमें एम्प्लॉय पे कर रहा है आपको, जिसमें एम्प्लॉय जो है वो पे कर रहा है आपको 2000। तो यहाँ पे जो एक्चुअल रेंट रहेगा वो 7000 ही रहेगा, इंटू 12 कर दीजिएगा तो आपका आएगा 84,000। इसमें से लोअर जो है वो आपका टैक्सेबल रहेगा, दैट इज़ 75,000। बट वेट, वी हैव फर्नीचर एंड वी हैव टू ऐड फर्नीचर देयर। तो फर्नीचर का सिंपल सा, जब ये हायर्ड है, हायर्ड में फर्नीचर का क्या होता है, उसका एक्चुअल रेंट ले लीजिए। तो फर्नीचर कॉस्ट 2,40,000, ये हमारा एक्चुअल रेंट है, ठीक है। तो फर्नीचर का आपके पास दो ऑप्शन रहता है, फर्नीचर का आपके पास दो तरह का आप इसको डील कर सकते हो। सबसे पहले ये क्योंकि ये हायर्ड है तो फर्नीचर का आप क्या कर सकते हो, ठीक है, फर्नीचर कॉस्ट ₹2.40 लाख, ठीक है, 2.40 लाख विच इज़ प्रोवाइडेड फॉर 6 मंथ, जो प्रोवाइड किया गया था 6 महीना के लिए। यहाँ पे फर्नीचर हायर नहीं किया गया था, यहाँ पे फर्नीचर का रेंट नहीं लिखा है, फर्नीचर कॉस्ट लिखा है, यानी कि फर्नीचर एम्प्लॉयर का था, वो दिया था उसको फ्री में। तो अगर कॉस्ट फ्री में दिया था तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 2,40,000 पे 2,40,000 पे आपको 10% ऐड करना पड़ेगा, मतलब 2,40,000 का 10% निकालना पड़ेगा। और क्योंकि ये 6 महीना के लिए दिया था इसलिए 6/12 डिवाइडेड फॉर 6 मंथ, तो इसका अमाउंट आएगा 12,000। तो 75,000 प्लस 12,000 आप करोगे तो 87,000 आ जाएगा। बट वेट, एम्प्लॉय इस 87,000 टैक्सेबल है, बट वेट, एम्प्लॉय पे कर रहा था 2,000 रुपये पर मंथ, तो जो वो ऑलरेडी पे कर दिया वो टैक्सेबल नहीं होता है। तो माइनस कर देंगे रेंट पेड फॉर एम्प्लॉय, ये रूल है, जो एम्प्लॉय के बेनिफिट में आ रहा है वही टैक्सेबल है, जो चीज़ वो पे कर दे रहा है उसका बेनिफिट उसको कहाँ मिल रहा है। तो 2,000 करके वो 12 महीना पे किया, दैट इज़ 24,000। तो ये 24,000 को आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, दैट विल कम आई गेस 63,000। दिस इज़ टैक्सेबल अमाउंट, ये टैक्सेबल अमाउंट रहेगा रेंट फ्री एकोमोडेशन में। आई गेस ये हम अच्छी तरह से आपको क्लियर कर पाए रेंट फ्री एकोमोडेशन। ये बहुत बड़ा परक्विजिट्स था सैलरी में, जिससे क्वेश्चन में इंक्लूड रहने का चांसेस रहता है। यहाँ पे हम आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से पढ़ा दिए। एक चीज़ आपको जो याद रखना है कि आपको रेंट से रिड्यूस कर देना है, यू हैव टू रिड्यूस एनी रेंट या कॉस्ट, जो भी है कोई भी चीज़ हो उसको रिड्यूस कर देना है। कोई भी एक्चुअल पेमेंट जो एम्प्लॉय पे कर रहा है, जैसे कि यहाँ 2,000 एम्प्लॉय पे कर रहा था तो ये रिड्यूस होना ही होना था। फिर फर्दर क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो कि वो अगर रिड्यूस हो रहा है। चलिए एक चीज़ और कि कब ये रेंट फ्री एकोमोडेशन टैक्सेबल नहीं होगा, कब ये रेंट फ्री एकोमोडेशन टैक्सेबल नहीं होगा। सॉरी, आपको एक चीज़ मैं मिस कर गया, आई गेस एक चीज़ मैं मिस कर गया, सॉरी। रेंट फ्री एकोमोडेशन नहीं, एकोमोडेशन इन होटल्स। आपको हम घर पे नहीं रखे हैं, आपको हम होटल पे रखे हैं, होटल पे आके आप अच्छी तरह से रह रहे हो, ठीक है। तो उसका क्या चार्ज होगा, जब आपका एकोमोडेशन कोई होटल में हो रहा है, एकोमोडेशन इन होटल और एकोमोडेशन और इन होटल गवर्नमेंट या फिर अदर्स के लिए, तो क्या लिमिट्स है। तो यहाँ पे लिमिट्स दो है, ठीक है। 24% ऑफ सैलरी, आपका 24% सैलरी का
या फिर एक्चुअल रेंट जो पे कर रहे हैं, एक्चुअल रेंट जो पे कर रहे हैं होटल में, उसमें से जो लोअर रहेगा उतना अमाउंट आपका टैक्सेबल रहेगा। कब ये अमाउंट टैक्सेबल नहीं रहेगा, ठीक है, कब ये अमाउंट टैक्सेबल नहीं रहेगा, जब आपको ये एकोमोडेशन होटल में प्रोवाइड किया जा रहा है, इफ़ इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड ऑन ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह, तब ये अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। और आपका जो पीरियड ऑफ एकोमोडेशन है वो एक्सीड ना कर रहा हो 15 दिन, तब ये अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। इससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। फिर भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि एकोमोडेशन अगर होटल पे हो रहा है तो चार्जेबल रहेगा 24% सैलरी या फिर एक्चुअल रेंट, इन दोनों में से जो लोअर है। उसके बाद अगर आपका ट्रांसफ़र पर्पस के लिए हो रहा है, तब आप होटल पे रह रहे हो, तब टैक्सेबल नहीं है। या फिर आपका जो एकोमोडेशन है होटल पे वो 15 दिन से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है, तब वो हाथ में आपके टैक्सेबल नहीं होगा। एक छोटा सा और एक कंसेप्ट इसी में, क्या होता है जब एम्प्लॉय 2 हाउस होल्ड करता है, एम्प्लॉय 2 हाउस होल्ड करता है, यानी कि 2 हाउस ऑन ट्रांसफ़र जिसको बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ 2 हाउस ऑन ट्रांसफ़र, कंसेप्ट ऑफ 2 हाउस ऑन ट्रांसफ़र, इसका थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हम लोगों का मंथ स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से और एंड होता है मार्च में। अब हुआ क्या, अप्रैल से लेके सितंबर तक एक एम्प्लॉय कोलकाता हाउस में था, कोलकाता में उसको हाउस दिया गया था, वहाँ पे था, ठीक है, सितंबर तक, एंड तक। फिर अक्टूबर से लेके जनवरी तक वो कोलकाता हाउस भी रखा, और जहाँ पे वो ट्रांसफ़र हो रहा है दैट इज़ दिल्ली, उसको भी वो रखा। हुआ क्या, वो अपने फैमिली के साथ कैलकाटा हाउस में था, ठीक है, तो अब वो ट्रांसफ़र हो गया उसका दिल्ली, तो वो दिल्ली आ गया, लेकिन अभी भी उसके फैमिली कोलकाता में थे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि सब तुरंत उठ के नहीं जा सकते, बच्चों के एग्ज़ाम हो सकता है, वो एग्ज़ाम दे के आएंगे, कोई काम हो सकता है वो करके आएंगे। तो एम्प्लॉयर बोला ठीक है आप दोनों हाउस रखो, कोई दिक्कत नहीं, उसका पेमेंट हम दे देंगे, ठीक है। और फरवरी से लेके मार्च में, मतलब ये जो 2 महीना था, यहाँ पे वो सिर्फ एक ही हाउस रखा जो था दिल्ली का हाउस, उसका परिवार लोग वापस दिल्ली में आ गया, ठीक है। अप्रैल से सितंबर वो कैलकाटा हाउस में था, अक्टूबर से जनवरी वो कैलकाटा और दिल्ली दोनों हाउस होल्ड कर रहा था, और फरवरी से मार्च वो सिर्फ दिल्ली हाउस होल्ड कर रहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसमें जो बेनिफिट्स है वो किस पे टैक्सेबल होगा। क्या हम लोग दोनों हाउस में जो बेनिफिट राइज हो रहे वो टैक्सेबल ले लेंगे या कुछ। सपोज़ करो कैलकाता में जो वो रेंट दे रहा था, ठीक है, जो वो रेंट दे रहा था वो दे रहा था 3000 पर मंथ, ठीक है। और जो दिल्ली में था, दिल्ली में वो दे रहा था 4000 पर मंथ। रूल ये है कि आपका सिंपल सा रूल ये है कि at the time of transfer from one place to another, if employee is provided the house at the new place and also allowed to retain the house in the old place, then for first 90 days from the transfer the value of house with the lower value will be taxable, ठीक है। जिस दिन ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ से 90 डेज़ तक वो हाउस को टैक्सेबल करेंगे जिसका वैल्यू ऑफ हाउस सबसे लोअर हो रहा हो, ठीक है। और आफ्टर 90 डेज़ के बाद बोथ हाउस टैक्स्ड हो जाएगा। तो कंडीशन क्या है ये देखिए, ये वैल्यू ऑफ हाउस है पर मंथ का, वैल्यू ऑफ हाउस है पर मंथ का हम आपको दे दिया। तो अप्रैल से सितंबर वो कौन सा हाउस में था,
कोलकाता हाउस का क्या था 3000, तो यहाँ पे तो इतना ही अमाउंट टैक्सेबल होगा कि कोई हाउस का झंझट है ही नहीं। तो 6 महीना के लिए आई गेस अप्रैल मई जून जुलाई, ये 6 मंथ्स, ठीक है। तो ये 3000 इंटू 6 हुआ 18,000 वो यहाँ पे पे कर रहा था। सितंबर में उसका वो ट्रांसफ़र हो गया, तो 3 महीना तक आपको लोअर लेना है, दैट इज़ अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये 90 डेज़ में आपको लोअर हाउस का लेना है, मतलब कोलकाता और दिल्ली में जो सबसे लोअर है उसका आपको टैक्स लेना है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सबसे लोअर किसका वैल्यू था, कोलकाता या दिल्ली में से कोलकाता का, तो 3000 था। तो 3000 इंटू 3 महीना 90 डेज़ के लिए आपको वो लेना है, दैट इज़ 9000, ठीक है। 90 डेज़ के बाद दोनों हाउस आपका टैक्स होने लगेगा। तो 90 डेज़ के बाद वो 1 महीना, दैट इज़ जनवरी में वो दोनों हाउस रखा था, तो जनवरी में दोनों हाउस टैक्सेबल होगा। तो जनवरी वाला महीना में उसको 3000 भी देना है प्लस 4000 भी देना है, रूल के हिसाब से 7000 हो गया। उसके बाद फरवरी मार्च में दिल्ली पे था, ठीक है। तो दिल्ली का आपको रेट पता ही है, दिल्ली वाला हाउस का वो देगा 4000 पे वो होल्ड करा था, तो 4000 इंटू 2 दैट इज़ 8000। तो ये पूरा साल भर का टैक्सेबल अमाउंट निकल जाएगा आपका। तो ये साल भर का पूरा टैक्सेबल अमाउंट, जो टैक्सेबल अमाउंट है वो निकल जाएगा पूरा साल भर का। आई गेस कंसेप्ट क्लियर है। जो कंसेप्ट आपको बोल रहा है, सपोज करिए 18,000 प्लस 9,000 प्लस 7,000 प्लस 8,000, ठीक है। कंसेप्ट क्या बोल रहा है वो ध्यान से समझिए। कंसेप्ट बोल रहा है कि आपको 2 हाउस अगर मिल रहा है, सपोज़ करें आपका ट्रांसफ़र हुआ, तो अप्रैल से सितंबर वो कैलकाटा ही हाउस होल्ड कर रहा था। तो जब वो कैलकाटा हाउस होल्ड कर रहा था तो हम लोग बेनिफिट जितना उसको टैक्स जितना वो पे कर रहा था, तो 3000 इंटू 6 कर दिए। जिस दिन ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ से 3 महीना तक जो सबसे लोअर हाउस का, 2 हाउस में से जो सबसे लोअर हाउस वैल्यू रहेगा वो टैक्सेबल होगा 90 डेज़ के लिए। तो इन दोनों में लोअर हाउस ये था, इसीलिए आपका अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में ये हुआ। जनवरी में वो दोनों हाउस होल्ड कर रहा था, लेकिन 90 डेज़ के बाद हो गया, इसीलिए दोनों वैल्यू टैक्सेबल किए। और फरवरी और मार्च में उसे दिल्ली हाउस होल्ड कर रहा था, इसीलिए 4000 इंटू 2 करके उसको टैक्सेबल किए। आई गेस ये कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़ मेरे को पर्सनली टेक्स्ट करके पूछ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम फेस किए आप इसमें, ठीक है। तो आई गेस टोटल 42,000 टैक्सेबल अमाउंट ही विल पे, ठीक है, ही विल पे। तो ये हुआ छोटा सा चीज़ जो कंसेप्ट ऑफ 2 हाउस ऑन ट्रांसफ़र पे डील करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब छोटा छोटा पर्क विजिट्स है, ये हुआ हम लोग का रेंट फ्री एकोमोडेशन, ये कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग को कुछ नहीं डिटेल्स में पढ़ना है, ये क्लियर हो गया। अब छोटा छोटा पर्क विजिट्स है, जैसे कि ऑब्लिगेशन ऑफ, बड़ा वाला हो गया हम लोग का, जो सबसे बड़ा पर्क विजिट था वो सॉल्व हो गया। अब आ गया ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब ये ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब कोई अगर ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय का है, मतलब पेमेंट एम्प्लॉय को देना है, लेकिन एम्प्लॉय पेड किया, कोई पेमेंट एम्प्लॉय का पेमेंट पेड किया या फिर वो रिम्बर्स हुआ। ये वही एग्जांपल है जो हम अभी पीछे दिए थे इलेक्ट्रिसिटी का बिल 500 रुपया है, तो ये 500 रुपये पे करने का ड्यूटी एम्प्लॉय का है, लेकिन पे कौन कर दे रहा है, एम्प्लॉयर। तो वो टैक्सेबल पूरा का पूरा वो अमाउंट रहेगा, ठीक है। या फिर पे एम्प्लॉय ही कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉयर बोल रहा है कि हम तुमको रिम्बर्स कर देंगे, अपना बिल तो दिखाओ, हम तुमको रिम्बर्स, मतलब वो पैसा उसको लौटा देंगे। तो इसी को बोलते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय, जहाँ पे कुछ चीज़ का बेनिफिट जो है टैक्सेबल रहता है। पर्क्विजिट्स का मतलब ही है कि वेयर बेनिफिट इज़ टैक्सेबल, ठीक है, जहाँ पे बेनिफिट ही आपका टैक्सेबल है।
अब अगर आपका बेनिफिट टैक्सेबल है तो वो चीज़ आपको देना पड़ेगा। अब आता है ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये भी छोटा सा है, 5 मिनट लगेगा इसको समझाने में। ESOP तो आप मेरे लॉ के वीडियोस में देख लीजिएगा होता क्या है। अभी इसमें हम सिर्फ बता रहे ESOP का क्या एंट्री है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ESOP में आपको कुछ शेयर्स मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। सपोज़ करिए आपको हम सपोज़ हम आपको 1000 शेयर्स दे दिए, 1000 शेयर्स दे दिए कंपनी का फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पेमेंट के, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इस शेयर का मार्केट वैल्यू जो है वो 1000 पर शेयर चल रहा है, सॉरी 100 पर शेयर चल रहा है। तो आपके लिए टैक्सेबल कितना होगा बताइए, आपके लिए टैक्सेबल कितना होगा? आपके लिए टैक्सेबल होगा 1000 इंटू 100, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़ आपके लिए टैक्सेबल होगा। एनी बेनिफिट इज़ टैक्सेबल, ठीक है। सपोज़ करिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी, हम आपको 1000 शेयर्स जिसका मार्केट वैल्यू 100 पर शेयर था, हम वो आपको 95 पर शेयर पे दे दिए, ठीक है। इस 100 में आप 95 पेमेंट कर रहे हो, 100 रुपये में आप 95 पेमेंट कर रहे हो, 5 रुपये पेमेंट नहीं कर रहे हो। तो आपको टैक्सेबल क्या होगा? व्हाट विल बी योर टैक्सेबल अमाउंट? सिंपल वे में बोले तो 100 माइनस 95 कर दिया, क्योंकि 95 आप पे कर दिए, जो एम्प्लॉय पे कर दिया वो टैक्सेबल नहीं, वो तो 95 वो पे कर दिया, यानी बचा 5। ये आपका कंडीशन हुआ, दैट इज़ 5000 रुपीज़ इज़ योर अमाउंट दैट विल बी टैक्सेबल। कभी कभी केसेस आप फेस कर लेते हो, सपोज़ करिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान आपको मिलता है, तो आप सपोज़ करिए ऐसा आपके साथ सिचुएशन हुआ कि 1 अप्रैल को ESOP प्लान आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है कि कंपनी बोलता है कि अगर तुम मेरे कंपनी में 3 साल काम कर लोगे तब तुम ये प्लान को एक्सरसाइज कर सकते हो, 3 साल काम कर लोगे तब तुम ये प्लान को एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर तुम मेरे कंपनी में 3 साल काम कर लोगे तब तुम मेरे इस प्लान को एक्सरसाइज कर सकते हो। ये ऐसे बोल के चालू होता है, अगर तुम मेरे कंपनी में 3 साल काम कर लोगे तब तुम मेरे इस प्लान को एक्सरसाइज कर सकते हो। तो 3 साल वो काम किया, तो वो 3 साल के बाद 1 अप्रैल को उसका आया ESOP प्लान उसके हाथ में आ गया। तो जिस दिन ESOP प्लान उसके हाथ में आया उस समय मार्केट वैल्यू था 100 रुपया, ठीक है। जब वो अप्लाई किया मतलब उस ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, तो उस दिन उसका मार्केट वैल्यू 105 रुपया था, ठीक है। जब उसको अलॉटमेंट हुआ, ठीक है, 3 अप्रैल जब उसको अलॉटमेंट हुआ उस समय मार्केट वैल्यू 103 था। इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, ठीक है, कोई पेमेंट वो दिया नहीं था। तो आपको वो वैल्यू लेना है, प्रोविज़न बोलता है आपको वो वैल्यू लेना है जिसमें आप उस डेट का वैल्यू लेना है जिसमें आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे थे। तो हम लोग अपना ऑप्शन एक्सरसाइज यहाँ कर रहे थे, तो हमको ये डेट का लेना है, तो इतना का हमको बेनिफिट हो रहा है, मतलब 1000 इंटू 105 का हमको बेनिफिट हो रहा है। तो ये अमाउंट हम लोग का टैक्सेबल रहेगा, दैट विल बी 1,05,000 रुपये। दिस विल बी आवर टैक्सेबल अमाउंट। क्लियर है? कोई डाउट नहीं आएगा इसमें, वेरी इजी था। चलिए, ये हुआ ESOP का, ठीक है। एक चीज़ तो हम आपको सबसे पहले ही बता दिए थे, वो 1.5 लाख वाला, जहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट का होता है, ठीक है। अब चलिए एक और पर्क विजिट्स को डिस्कस करके वाइंड अप कर देंगे आज का चैप्टर, आज का क्लास। सो वो चैप्टर मतलब वो जो पर्क्स है इंटरेस्ट फ्री लोन या फिर कुछ कंसेशनल लोन एम्प्लॉय या फिर उसके हाउस होल्ड मेम्बर के लिए अवेलेबल करना, ठीक है।
चलिए इसको डिस्कस करते हैं। चलिए अच्छी तरह से इसको डिस्कस कर लेते हैं। कंसेशनल लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल लोन। अभी इंटरेस्ट फ्री लोन क्या होता है या फिर कंसेशनल लोन क्या होता है, चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब हुआ क्या, सपोज करिए एक इंसान है जिसका नाम सपोज करिए अनुष्का है, ठीक है। ये बैंक गई, दिस इज़ आवर बैंक, वहाँ इसको लोन लेना है, लोन का अमाउंट 5 लाख ले लीजिए, ठीक है। उसको 5 लाख का लोन लेना है। बैंक गई, बैंक जाने के बाद बैंक में उसको ऑफ़र दिया कि आप 5 लाख का लोन ले सकते हो, हम लोग का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 15% पर एनम। लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 15% पर एनम आपको इंटरेस्ट लगेगा। अनुष्का अश्विन लिमिटेड में काम करती थी, ठीक है। वो भी एम्प्लॉय को लोन देता है, ये कंपनी भी एम्प्लॉय को लोन देता है, लेकिन उसके लिए वो इंटरेस्ट जो है, सपोज करिए दो केस समझ लेते हैं। इंटरेस्ट वो नील लेता है और दूसरा केस में इंटरेस्ट वो 5% चार्ज कर लेता है, ठीक है। तो क्या होता है, सपोज करिए हम लोग कोई भी बैंक से लोन, सपोज करिए कंपनी जब किसी को अपने एम्प्लॉय को लोन देता है, जिस परसेंट पे वो देता है, हम लोग उसका टैक्सेबल अमाउंट निकालते हैं SBI के रेट को फॉलो करते हुए। सपोज करिए SBI का इंटरेस्ट रेट लोन पे कितना 15% और ये दे रहा 5%, तो टैक्सेबल उस बेसिस पे निकालते हैं। तो दो केसेस आराम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या बात हुआ, वो बोली ये लोन 5 लाख का है, ठीक है, और हमको 6 महीना के लिए चाहिए, 6 मंथ के अंदर, ठीक है। 6 मंथ पे वो डील करके ख़त्म कर देगी। चलिए 5 लाख बड़ा हो जाएगा, 1 लाख ले लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो केस 1 पे इंटरेस्ट एम्प्लॉय जो ले रहा था वो नील है, वो कंपनी से ली लेकिन इंटरेस्ट नहीं देना पड़ा, तो इंटरेस्ट नहीं देने का जो बेनिफिट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 लाख रुपया, ये जो 15% ले रहे हैं, ये आपको चेक करना पड़ेगा RBI का क्या है, वो लोग दे देगा क्वेश्चन पे आपको, और हम 6 मंथ के हिसाब से ले रहे हैं। तो आपका अमाउंट आई गेस 7,500 हो जाएगा इंटरेस्ट। तो ये जो 7,500 जो आप इंटरेस्ट बचाए हो, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट आपको नील देना पड़ रहा है, वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा केस में क्या हो रहा है, वही गोल्डन रूल हम जैसे बोले कि जो एम्प्लॉय पे कर देगा वो टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे जो 1 लाख हो रहा है वो 10% हो जाएगा, 10% हो जाएगा, क्योंकि वो 5% यहाँ पे कर रही थी, तो 15 - 5 10% हो जाएगा, जो आई गेस जो भी आए वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, विल बी टैक्सेबल। क्लियर हुआ? ये तो हम बहुत इजी मेथड समझा दिए, क्वेश्चंस बहुत घूम फिर के भी आते हैं, तो चलिए उसको घूम के सॉल्व करते हैं।
1 लाख का वो लोन दे रहा है 6% पर एनम में, और सपोज़ कर लीजिए SBI रेट जो है वो 18% चल रहा है, ठीक है, 18% चल रहा है। अगर आप प्रोविजंस पढ़िएगा इसका इंटरेस्ट फ्री, और उसमें लिखा रहता है इंटरेस्ट सेव्ड कैलकुलेटेड ऑन द मैक्सिमम, इंटरेस्ट जो आप सेव कर रहे हैं वो टैक्सेबल है। इंटरेस्ट सेव्ड ब्रैकेट चालू होगा, फिर लिखा रहेगा कैलकुलेटेड ऑन द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस। इंटरेस्ट जो आप कैलकुलेट करते हो आप मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस, ठीक है, जिस पे वो बचता है, मैक्सिमम बैलेंस जो बचता है उस पे आप डील करते हो। तो ये जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस का मतलब क्या, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर ईच लोन ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। पेमेंट मतलब इंटरेस्ट का वो पेमेंट करने के बाद आपको देखना पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब ये सपोज़ करिए इसी क्वेश्चन पे हम इसको ठीक कर देते हैं। आप रीपेमेंट करते हो, ठीक है, आप लोन लिए थे, सपोज़ करिए आप 1 लाख का लोन लिए थे जो 1 जुलाई को लिए थे, और आप रीपेमेंट करते हो 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, 1 अक्टूबर को, 1 नवंबर को, ठीक है। मंथली आप 4 महीना में इसको निपटा दे दो 25,000 रुपये पेमेंट कर करके, 25,000 पर एंडिंग पे आप करते हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम 1 जुलाई को लिए, 1 जुलाई को लोन लिए, ठीक है, 1 जुलाई को हम लोन लिए। तो 1 जुलाई को जब हम लोन लिए तो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है बैलेंस ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। मतलब 31 जुलाई को मेरा बैलेंस कितना है, 31 जुलाई को मेरा बैलेंस अभी भी 1 लाख रुपये है। तो पर मंथ का इंटरेस्ट कितना है, अगर क्योंकि प्रोविज़न पे लिखा हुआ है, प्रोविज़न अगर आपके पास बुक है, क्योंकि मुझे याद है और मैं याद रखा हूँ, तो आप लोग अगर कोई बुक है तो उसमें लिखा होगा, आप ध्यान दीजिएगा, उसमें लिखा रहता है कि जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस होता है उसका मतलब होता है एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर ईच लोन ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, ठीक है। इंटरेस्ट से आप कैलकुलेट क्या कैसे करते हो, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस जो का रेट है वही। तो 1 जुलाई को हम लोन लिए, 1 जुलाई को हम लोन लिए, इसका पेमेंट कब हो रहा है 1 अगस्त, तो लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। तो 31 जुलाई को कोई पेमेंट हुआ नहीं, तो हम लोग का अमाउंट कितना है 1 लाख। 1 लाख पे कितना परसेंट वो लग रहा है, SBI रेट 18%, लेकिन एम्प्लॉय कितना दे रहा है 6% वो दे रहा है, उसको बेनिफिट कितना होगा रहा है सिर्फ और सिर्फ 12%, इसलिए यहाँ 12/100 होगा। तो ये मंथली कर रहे हैं तो 1/12 होगा, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 1000 आएगा, ठीक है, 1000 इंटरेस्ट है। तो ये जो इंटरेस्ट ये टैक्सेबल है, ठीक है। लोन का अमाउंट टैक्सेबल नहीं है, लोन इज़ नॉट टैक्सेबल बिकॉज यू हैव टू रीपे इट, लोन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इनकम, बट इंटरेस्ट यू आर सेविंग इज़ योर इनकम बिकॉज इट इज़ अ बेनिफिट दैट यू आर गेटिंग, दैट्स वाई द इंटरेस्ट इज़ टैक्सेबल। उसके बाद 1 अगस्त को आते हैं, 1 अगस्त को आते हैं, ठीक है, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई का इंटरेस्ट आ गया। 1 अगस्त को आते हैं, 1 अगस्त नहीं, अगस्त का महीना पे आते हैं। अगस्त का लास्ट महीना कितना था 30 अगस्त, 30 अगस्त को क्या बैलेंस बचा है हमारे पास 75,000, क्योंकि यहाँ पे 25,000 रीपे हो गया, यहाँ पे 25,000 रीपे हो गया था, रीपेमेंट हो जाता है इसमें, ठीक है, रीपेमेंट हो जाता है। तो 75,000 बचा है, उसका भी 12% पे निकाल लीजिए, तो आपका आ जाएगा लगभग 750। क्लियर हुआ। उसी तरह अब सितंबर पे आ जाइए। सितंबर पे हर पेमेंट आपका 1 सितंबर को हो गया। लास्ट डेट पे कितना अमाउंट बचा, लास्ट डेट पे हमारा बचा 50,000 रुपये, ये 25,000 करके रीपेमेंट हो रहा है। इस पे इंटरेस्ट कितना हम लोग को मिल रहा है 500 रुपये। अक्टूबर पे आ जाइए,
अक्टूबर पे भी हम लोग रिपेमेंट के लास्ट डे ऑफ मंथ 25,000 बचा, तो कितना बच रहा है 250 रुपया। नवंबर पे कुछ बचा क्या पेमेंट करने के लिए? नवंबर नील है, तो हमारा इंटरेस्ट जो बच रहा है वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा 1,750 to 2,500। दिस इज़ आवर टैक्सेबल अमाउंट। ये देखिए, ये एक टेक्निकल टर्म्स था जिसको हम लोग सॉल्व किए, जिसमें हम लोग क्लियर कर सकते हैं। यही केस रखते हैं, रिपेमेंट का डेट अलग कर देते। केस 2 में रिपेमेंट का थोड़ा डेट अलग कर देते ताकि कुछ इशू ना हो। रिपेमेंट का थोड़ा डेट अलग कर देते हैं। चलिए रिपेमेंट हम लोग कर देते हैं 25 जुलाई, सबसे पहला पेमेंट 25 अगस्त, सब 25 कर दीजिए, 25 अगस्त, 25 सितंबर, 25 अक्टूबर, 4 डेट कर दीजिए। जुलाई को हम लोग लोन लिए थे, जुलाई का लास्ट डे ऑफ मंथ हम लोग को देखना है कि कितना बैलेंस बचा है, क्योंकि रीपेमेंट 25 जुलाई को हो जा रहा है, तो रीपेमेंट बैलेंस हम लोग का बच रहा है 75,000। तो 75,000 को हम लोग 12% इंटरेस्ट पे कर देंगे, जो आएगा हमारा 750 रुपया। अब आ जाइए अगस्त में। अगस्त का बैलेंस में आप ध्यान दीजिएगा, 75,000 में अगस्त में भी 25 अगस्त का लास्ट डे ऑफ मंथ देखेंगे, 30 अगस्त में क्या है, लेकिन 31 अगस्त में जुलाई से 75,000 कंटिन्यू हो रहा था, लेकिन 25 अगस्त को वापस से पेमेंट हो गया 25,000। तो बचा कितना 50,000। 50,000 इंटू 12 इंटू 1/12, एक मंथ का निकाल दीजिए, वही 500 रुपया। ठीक है, वही 500 रुपया। उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर का बात आ जाता है। सितंबर में अगेन 25,000 रुपये बचता है, रिपेमेंट हो जाने के बाद 25,000 रुपये बचता है। 25,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12 इंटू 1/12 कितना आ जाता है हमारा 250 रुपये। ठीक है, तो ये देखिए, ये होता है पेमेंट का पूरा तरीका कि किस तरह पेमेंट हो जाता है। ठीक है, किस तरह पूरा पेमेंट को कर दिया जाता है। तो हम लोग लास्ट डे ऑफ ईच मंथ पे इंटरेस्ट निकालेंगे और वो इंटरेस्ट सेविंग होगा कि नहीं वो देखेंगे। इफ देयर इज़ एनी क्वेरी प्लीज़ सेंड मी अ मेल इन दिस email ID। Thank you so much.